हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पहले तो हम बात करेंगे आखिर लोकतंत्र होता क्या है, यानी कि जहाँ पर जनता को अपने सत्ता में उठे हुए उम्मीदवार को चुनने का राइट भी हो और किसी पद पर खुद को चुनाव लड़ने का राइट भी हो, उसको कहते हैं लोकतंत्र। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों में काम करने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भागीदारी, समस्याओं का समाधान और समानता एवं न्याय के विचार आदि इसमें शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे और अश्वेत, जिन्हें कहते हैं काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, ऐसे भी जैसे कि भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 साल की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला, जो कि अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब होता है जहाँ पर काले, गोरे या फिर रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता हो। रंगभेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के आधार पर भेदभाव। माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल अलग अलग बनाए जाते थे। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बस भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए जो स्टैंड होते थे वो भी अलग होते थे, और अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी कि जो गोरे हैं वो कालों के साथ संबंध नहीं बना सकते। इस टाइप की वहाँ पर चीज़ें थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए उसकी माँ ने ये सारी बातें उसको बताई। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। 6 जून 1976 की ये घटना थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा था। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। पहली चीज़, भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, जैसे कि भारत में 5 साल के लिए एक निर्वाचन अवधि रखी जाती है। भारत में ये अवधि 5 साल की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वो घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि सरकार पर नियंत्रण करने के कई प्रकार के अस्त्र हो सकते हैं। लाइक जैसे ऐसे चाकू छुरी टाइप के नहीं, बट लाइक जैसे कटौती प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, या फिर जब इलेक्शन के टाइम पे सरकार जनता के पास वोट मांगने आती है तो जनता उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती है जिससे कि सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी होते हैं, जैसे चुनाव 5 वर्ष में एक बार
होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। लोग सरकार के कामों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्ट या फिर योजनाएं सरकार निकालती है जिनसे कि कई लोग मतलब अप्रसन्न होते हैं। तो आपने कभी कभी प्रदर्शन और जुलूस निकलते हुए भी देखे होंगे, लोगों के धरना या हड़ताल करते हुए भी कई लोगों को देखा होगा। इस तरीके से वो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव भी डाल सकती है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वही ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी और को दोष देने से पहले हम स्वयं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं। और रही भारत जैसे देश की, तो यहाँ पर जनता के पास ही ज़्यादा पावर है सरकार से, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सीमित सरकार की बात की गई है जनता के अपेक्षा। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान आपने यहाँ पर माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या फिर समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करे। इसको आप उदाहरण में समझ सकते हैं। जैसे जब ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम पे जो जनजातीय संघर्ष हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जनजातियों को लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रही है या फिर असुरक्षा का भाव उनमें था। तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने हिंसा का भी सहारा लिया था, जैसे आप संथाल विद्रोह को देख सकते हैं। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या फिर उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के। वो सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी के बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। जैसे कि आपने जो साउथ के स्टेट है उनमें देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इन पे विवाद चलता रहता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में आपने सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की भी जरूरतें पूरी होती है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में भी सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध
नदी के निचले छोर पर। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराजसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि मिल नहीं पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपने सुना होगा नदी जोड़ो परियोजना, तो वो भी इसी के लिए लाया गया था, ताकि ऐसे विवादों को कम किया जा सके और बाढ़ ये भी कम की जा सके। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? आप इसका आंसर दे सकते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, और हमारे संविधान में भी जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। और जो 1955 का नागरिक जो अधिनियम था, तो वो भी इसी चीज़ को रोकने के लिए लाया गया था, जिसमें 1979 में इसको SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम के रूप में संशोधित कर दिया गया था। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत ये थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था, और कई जगह आज भी नहीं घुसने दिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि ये प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जैसे कई एक्ट भी बनाए गए, जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें लड़का और लड़की है तो उनके बीच में जैसे प्रॉपर्टी या फिर उत्तराधिकार से संबंधित जो भी प्रावधान है उनमें दोनों को 50-50 मिलेगा, यानी कि इक्वल इक्वल मिलेगा दोनों को। लेकिन फिर भी कई तरीके से जो समाज की रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो इन चीज़ों को लागू करने में अपनी भूमिका नहीं निभाती है। रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनके कारण ये चीज़ें ठीक से लागू नहीं हो पाती है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किया है, जैसे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी, जैसे कि महिला हिंसा से निवारण वाला जो एक्ट है 2005 का, जिससे कि महिला के प्रति कैसी भी हिंसा हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो या फिर भौतिक रूप से हो, तो लड़कियां उस चीज़ के लिए एक्शन ले सकती हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का भी प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? आप इस पे अपनी राय रख सकते हैं। और अब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए तो। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। और अगर आपको पता होगा, हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है विधि के समक्ष समता या फिर विधि के समक्ष संरक्षण की। दोनों अलग अलग चीज़ है। जो विधि के समक्ष समता है वो तो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो विधि के समक्ष संरक्षण है वो लिया गया है अमेरिका से। यानी कि जो विधि के समक्ष समता है, इसमें क्या है कि कानून सर्वोच्च है और किसी भी आधार पर कानून इनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के भी साथ। और जो कानून के समक्ष संरक्षण है वो उचित रूप से भेदभाव का प्रावधान करता है, यानी कि सकारात्मक भेदभाव की बात करता है। लाइक जैसे महिलाओं के, यानी कि लिंग के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, आयु के आधार पर, जैसे कोई बूढ़े हैं उनके लिए एक फुटपाथ बना लिया, अलग सा एक कॉरिडोर बना दिया ताकि उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो। या फिर अपंगों के लिए कॉरिडोर बनाना कुछ गलत नहीं हो सकता, तो इसीलिए एक सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 15 किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव को निषेध करता है। धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है, और शैक्षणिक संस्थानों में कुछ लोगों के आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 16 की बात की जाए तो आर्टिकल 16 रोजगार में भेदभाव को निषेध करता है।
और साथ ही साथ आरक्षण और पदोन्नति से संबंधित आरक्षण की भी बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत करके समानता को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही साथ जैसे आर्टिकल 39 है वो समान वेतन के आधार पर आर्थिक समानता को बढ़ाने की बात भी करता है। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ आपको मतलब थोड़ा सा PDF वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू वॉचिंग।